तभी आनिया ने मोबाइल कान को लगाया। फ़ोन बंद करके उसने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया। फिर लैब के दरवाजे की होल में लगी चाबी को घुमाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके हाथ में वादिया लर्जिश थी। उनके इर्द-गिर्द धमाके हो रहे थे। अब लैब के इर्द-गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया था। पहले दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया था। मौसम को याद आ रहा था कि आनिया ने वो फ़ोन उन्हें ही किया था। बाबा प्लीज़ जल्दी आइए, वो हनाल। इतना कहकर ही वो रोने लगी। क्या हुआ हनाल को? कहाँ है हनाल? तुम रो क्यों रही हो? वो ठीक तो है ना? आनिया प्लीज़ टेल मी। बाबा वो हनाल सर ज़ियाद के साथ रूम में थी और रूम लॉक था। HOD ने लॉक तोड़कर दरवाज़ा खोला है। इतना कहकर फिर हिचकियों से रोने लगी। मौसम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। बाबा आपकी हनाल ऐसी नहीं है, ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है मुझ पर। आपको तो यकीन है ना अपनी बेटी पर? हनाल की आवाज़ उनके कान में गूंज रही थी। आनिया चाहती ही ये थी कि ड्रामा मौसम अपनी आंखों से देखें। उनके हाथों से लैपटॉप छूट गया। वो कुर्सी पर गिर गए थे। अर्श जो किसी काम से अंदर आया था, मौसम को गिरा देकर फ़ौरन उनकी तरफ लपका। बाबा आंखें खोलें। उसने मौसम का चेहरा थपथपाया। रिजवान साहब, उसने वहीं से चीख कर मैनेजर को बुलाया। जल्दी आइए, बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आनिया और लीना जब हॉस्पिटल आई तो अर्श ICU के बाहर कॉरिडोर में दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ मौसम को? लीना ने बेताबी से उसकी तरफ पड़ी। हार्ट अटैक, उसने आस्ते से जवाब दिया। वो बेंच पर बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? घर से तो बिल्कुल ठीक ही थे। उन्होंने परेशानी से अर्श को देखा। आनिया भी रोते हुए माँ के साथ लिपट गई। क्या कहा है डॉक्टर ने? बाबा की ज़िंदगी खतरे में है, सिर्फ दुआ करें। इतने में नानी मामू भी पहुंच गई। अलीना माँ से मिलकर रोने लगी। अरे चुप कर मेरी बच्ची, ये सब उस मनहूस का ही किया धरा है। खुद तो चली गई पर अपनी नहूसत यहीं छोड़ गई। ऐसी औलाद को तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दो। नानी की टोन हमेशा की तरह हनाल पर ही आकर टूटी थी। नानो प्लीज़, ये वक्त उन्हीं बातों का नहीं है। बाबा की ज़िंदगी खतरे में है, सिर्फ उनके लिए दुआ करें। अर्श की बात पर वो मुंह बनाकर बेंच पर बैठ गई। खाने के बाद बर्तन समेट कर जब वो वापस आई तो ज़ियाद लैपटॉप पर मसरूफ़ था। वो चुपचाप बैठ के दूसरी जानब बैठ गई। हो गई फारग? उसने हनाल को बैठे देखकर पूछा। जी, क्या दिखाना था? उसने लैपटॉप बेड पर रख दिया। आपको क्या लगता है किसने रूम लॉक किया होगा? उसने हैरानी से देखा। मेरा ख्याल है कि मगर नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है। इधर आइए। ज़िया ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ दी। वीडियो देखते हुए हनाल के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ज़िया गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रहा था। आखिर में वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। जख्मों से खून फिर से रसने लगा था। सारी जलालत फिर से याद आ गई थी। ज़ियाद ने लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने आपको ये सब इसलिए तो नहीं दिखाया कि आप रोने लग जाएं। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़। ज़ियाद ने हनाल के चेहरे से उसके हाथ हटाए। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? क्यों उसने मेरी पूरी ज़िंदगी के सामने, दुनिया के सामने मुझे रुसवा कर दिया? किसी के सामने नज़र सर उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? इतना खटक रही थी मैं तो वापस भिजवा देती मुझे। कम से कम मैं बाबा की नज़र से ना गिरती। वो रोते हुए उसे कह रही थी। क्या कहा था मैंने कुछ देर पहले आपसे? सब कुछ भूल गई? उसने भीगी हुई आंखों से ज़िया को देखा और हाथ छुड़वा लिए। और अगर आप वापस चली जाती तो मैं शादी किससे करता? उसने माहौल में छाए हुए तनाव को कम करने के लिए कहा। वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी। डेट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही थी और यही तो वो चाहता था। उसके फाइनल्स नज़दीक आ रहे थे। वो हमेशा की तरह उसकी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था उसको के पुरस्कों रहे। डॉक्टर को ICU से बाहर आते देखकर अर्श फ़ौरन पास आया। मरीज़ को होश आ चुका है, इस वक्त खतरे से बाहर है। कुछ देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया। और थैंक गॉड, उसने बेंच पर बैठकर सुकून का सांस लिया। बाबा मौसम के रूम में शिफ्ट होने के बाद अर्श उनकी तरफ बढ़ा। आपने तो जान ही निकाल दी थी। वो इनके हाथ चूमते हुए बोला। वो मुस्कुरा दिए। अलीना और आनिया भी उनके सरहाने खड़ी हो गई। आप कैसी तबीयत है पापा? आनिया ने पूछा। मौसम ने आनिया की बात का जवाब न दिया। क्या हो गया था बेटा? सुबह तो ठीक ठाक गए थे तुम। ऐसी कौन सी टेंशन ले ली जो सीधा बिस्तर पर लग गई? मौसम ने आंखें बंद कर ली। उनके दिलो दिमाग पे बहुत बोझ था। मौसम, अलीना ने उनका शाना हिलाया। प्लीज़ आप सब लोग चाहे मुझे आराम करने दें। अर्श के सिवा सब लोग बाहर चले गए। वो उलझी हुई नज़र से बाप को देखता हुआ सोफे पर बैठ गया। मौसम को घर आए 3 दिन हो चुके थे मगर उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया। हूँ हाँ से ज़्यादा वो किसी से बात का जवाब नहीं देते थे। अलीना, हुआ क्या है मौसम को? नानी जो आज मौसम की खैरियत रफ़त करने आई थी अब अलीना से पूछ रही थी। अम्मा मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। हर वक्त बैठते कुछ सोचते ही रहते हैं। न खाने पीने का ध्यान है न और किसी से बात करते हैं। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। अलीना ने फिक्रमंदी से कहा। मुझे तो लगता है उसकी वजह भी वो डाई नहीं है। खुद तो चली गई, कमबख्त हमें मुसीबत में डाल गई। नानी ने जल बुनकर कहा।
अम्मा आप हर वक्त उसका जिक्र मत किया करें, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा उसका नाम सुन के भी। अलीना ने तंग आकर कहा। आए हाय, तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, बाहर में जाए मेरी तरफ से वो। मैं तो चली गई, मेरी तौबा जो मैं कभी तुम्हारे घर के मामले में बोलूँ। अम्मा बुड़बुड़ाती हुई बाहर चली गई। हनान की फाइनेंस हो रहे थे इसलिए वो बहुत मसरूफ़ थी। अब वो ज़्यादा से बात कर लिया करती थी, मगर अगर इन दिनों बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी नहीं थी तो अजनबियत भी नहीं रही थी, और इसमें सराहत ज़्यादा का था। वो ख़ुद भी CSS की तैयारी में बहुत मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी वो हनान को टाइम दिया करता। आपके पेपर्स हो जाएं तब तक मैं भी फ्री हो जाऊँगा, फिर सारी छुट्टियाँ गाँव में गुजारेंगे। गाँव? हनान ने परेशानी से देखा। हाँ गाँव, लेकिन फ़िलहाल आप परेशान होने की बजाय पेपर्स पर तवज्जो दें, बात की बाद में देखी जाएगी। आज वो आखिरी पेपर देकर घर आई थी और किचन में मसरूफ़ थी, तभी डोर बेल की आवाज़ आई। उसका दिल ज़ोर से धड़का। उफ हनान, बच्ची नहीं हो तू जो हर बात पर डर जाती हो। उसको सरजनश की। ज़ियाद ने मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाकर हनान को चाय का कहा। चाय बनाकर उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाइए हनान, ज़ियाद की आवाज़ आई थी। सर मुझे अंदर क्यों अंदर आने को कह रहे हैं? उसे हैरत हुई थी। इतनी देर में ज़ियाद ने आंखों से चाय ली। अंदर आइए, उसने फिर कहा। मैं आप ही से कह रहा हूँ। वो ज़ियाद के पीछे अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने बैठे शख्स को देखकर उसे लगा था कमरे की छत उसके सर पर आ गिरी है। मौज़म उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने पास पड़े सोफे को थामा। बी रिलैक्स, ज़ियाद ने उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र कहा। हनान, मौज़म ने उसके सर पर हाथ रखा। वो फ़ौरन पीछे हटी। ज़ियाद कमरे से बाहर जा चुका था। इधर आओ बेटा मेरे पास। मौज़म ने उसे अपने पास बुलाया। नहीं, क्यों आए हैं आप यहाँ? मरी तो नहीं थी मैं अभी, फिर क्यों आ गए आप? अल्लाह ना करे बेटा। उन्होंने दहल कर उसे देखा। बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मैं अंधा हो गया था। सब कुछ मेरे सामने था, मैं फिर भी गलत और सही में फ़र्क नहीं कर सका। मगर ज़ियाद ने वो पट्टी उतार दी है। अपने बाप को माफ़ कर दो बेटा, मौज़म ने शिकस्ता लहजे में कहा। बाबा आप नहीं जानते मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। आपके अल्फाज उन पर मरहम नहीं रख सकते। उस अज़ियत का मदावा नहीं कर सकते जो मैंने दिन रात सही है। आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने अपना सारा बचपन दूसरों की मार खाते हुए गुजारा। तब आपको मेरा ख्याल ना आया? 3 साल की बच्ची को खुद से दूर करते वक्त आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है? आखिर मेरा क्या कसूर था बाबा? आंसू उसकी आंखों के गिरकर कलीन में जज़ब हो रहे थे। मम्मी ने आपको छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली। आप अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो गए। आप दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा कि किस हाल में होगी मैं। आखिर औलाद ही क्यों वालिदैन के किए की सज़ा भुगते बाबा। माँ बाप क्यों नहीं सोचते कि उनके किए गलत फैसलों का औलाद की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? कब तक मेरी जैसी औलादियों में दर बदर ठोकरें खाती रहेंगी? मम्मी को तो मैंने देखा भी नहीं। मुझे तो आपके वजूद से शफ़क़त चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने तो उस सब के बाद भी आपसे गिला नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक एतबार मांगा था, मगर आपने मुझसे भी महरूम रखा। आनिया ने आपसे कहा कि मैं बदकिरदार हूँ, आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया। सर ज़ियाद ने आपसे कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, वो सब एक साजिश थी, आपने उनकी बात पर यकीन कर लिया। मगर इस सब में मैं कहाँ गई? आपने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? क्या कि मेरी कोई वक़्त नहीं आपकी नज़रों में? इतनी सी भी अहमियत नहीं मेरी? आखिर कब तक आप मुझे दूसरों के कहने पर जज करते रहेंगे? आपने कभी मुझे मान नहीं सौंपा, कभी वो मोहब्बत नहीं दी जो मेरा हक़ थी। मुझे ये मान और मोहब्बत सिर्फ ज़ियाद ने दी है। आखिर क्या रिश्ता था उनका मेरे साथ सिवाय इंसानियत के? मगर उन्होंने मुझे उस वक़्त सहारा दिया जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कैसे भूल जाऊँ वो सब? नहीं भूल सकती मैं, कुछ भी नहीं भूल सकती। वो रुसवाई, वो ज़लालत मुझे नहीं भूल सकती। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। उसने मौज़म को कटहरे में खड़ा कर दिया था। सारे गुनाह सिर्फ उनके हिस्से में आ रहे थे। हनान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे सका। शहीना के किए की सज़ा तुम्हें मिलती रही। तुम्हारे हक़ से भी तुम्हें महरूम रखा मैंने। मैं ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा। अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दो बेटा। उन्होंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े दी। हन्ना ने तड़प उनके जोड़े हाथों पकड़ा। मुझे गुनहगार ना करे बाबा। आपको अब तो यकीन आ गया ना मेरी बेगुनाही का? मेरे लिए यही बहुत है। कोई शिकायत नहीं मुझे आपसे। कौन सी बदनसीब औलाद चाहेगी कि उसके बाप का सर झुके? उन्होंने रोते हुए उसे गले लगा लिया। बरसों बाद उसे एहसास हुआ था कि वह तपती धूप से ठंडी छाँव में आ गई है। दिल का सारा गुबार निकालने के बाद वो पुरसुकून हो गई थी। उसने दरवाजे में खड़े ज़ियाद को देखा। बाबा उठकर ज़ियाद के पास गए थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने ज़ियाद से कहा। प्लीज़ अंकल मुझे शर्मिंदा न करे। मौज़म ने ज़ियाद को गले लगाया। हनान बेटा घर चलो कुछ दिन के लिए। बाबा मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। मैं उस तस्वीर को नहीं भूल सकती। प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें, उसने आस्ते से कहा। मैं तो तुमसे मिलने आ सकता हूँ ना? उन्होंने आस से उसकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? आपकी बेटी का घर है, जब चाहे आए, ज़ियाद ने फ़ौरन कहा था। उससे भी मौज़म की हाल देखी नहीं जा रही थी। मौज़म की आंखों में दिए रोशन हो गए थे।
ان کے دل سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ رگو جاں میں سکون سے اتر آیا تھا۔ انہوں نے حنال کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ زیاد باہر تک انہیں چھوڑنے گیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی معظم کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ زیاد واپس آ گیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی بدولت اس کی زندگی میں خوشیاں آ رہی تھیں۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ آپ، زیاد نے اسے آ کر پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ حسرت رہ جائے گی آپ کو ہنستے ہوئے دیکھنے کی، کہیں ایسے ہی کوچ نہ کر جاؤں۔ زیاد نے مصنوعی بے چارگی سے کہا۔ اللہ نہ کرے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا تو پرواہ ہے آپ کو میری؟ اس نے چائے کے برتن اٹھاتے حنال سے کہا۔ پیپر ہے آپ کا، وہ بھی اتنا ٹف، تیاری کرے اس کی۔ بات نہ بدلیں، جو پوچھا ہے پہلے وہ بتائیں۔ سر، آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لائف میں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی میں زندہ رہ سکوں گی۔ آپ نے اس وقت میرے سر پر چادر ڈالی جب میرے اپنوں نے مجھے دھتکار دیا۔ میں کبھی بیان نہیں کر سکتی وہ مان محبت جو مجھے آپ سے ملا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ حنال، اس چیز کو بھول جائیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی زندگی میں آئے تھے۔ ماضی کے صرف مثبت پہلوؤں کو یاد رکھیں۔ ہر انسان کے ماضی میں ایک سبق ہوتا ہے، آپ صرف اس سبق کو یاد رکھیں۔ اس سے جڑی تلخ یادوں کو ذہن سے مٹا دیں جو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتی۔ زیاد نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ وہ طمانینہ سے مسکرا دی۔ آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں کہ وہ فوٹیج پاپا کو آپ نے بھیجی ہے؟ حنال نے یاد آنے پر اس سے کہا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، ویسے بھی اگر میں فوٹیج نہ بھی بھیجتا تب بھی وہ ضرور آتے۔ وہ کیسے؟ حنال نے کہا۔ وہ ایسے کہ آنیا کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا یونی سے۔ اس کا ٹرمینیشن لیٹر اوریجنل آپ کے بابا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ زیاد نے اسے نئی اطلاع پہنچائی۔ کیا؟ اسے نکال دیا یونیورسٹی سے؟ مگر کیوں؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد گنجائش تھی کہ وہاں پڑتی؟ یہ سب تو ہونا تھا، زیاد نے سکون سے کہا۔ ہاں، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ہم دونوں کے دامن کو داغدار کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ عزت اور ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے افسردگی اور کسی قدر دکھ سے سوچ رہی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ سو کے اٹھا تھا۔ فراز کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، زیاد نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے بٹی؟ اور پیپر کیسا ہوا؟ فراز نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں، پیپرز بہت زبردست۔ ٹھیک، اور پھر کب آ رہا ہے؟ بس کل یا پرسوں۔ ویسے موسم کیسا ہے؟ زیاد نے شرارت سے پوچھا۔